हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमने इसके पहले क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में एक क्लास देख चुके हैं। उसमें हमने विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां और न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा की है। और दोस्तों, हम आज इसके आगे चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। क्षमादान की शक्तियाँ। दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में वर्णित हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में वर्णित हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ जो प्राप्त हैं वह न्यायिक शक्तियों से अलग हैं। न्यायिक शक्तियों से अलग हैं अर्थात सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से अलग शक्तियाँ राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों में प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ 3 संबंध में प्रदान की गई हैं। एक है संघीय। पहला है संघीय विधि के विरुद्ध। जो भी अपराध हो उसमें दंड मिला हो। संघीय विधि के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें अगर दंड मिलता है तो राष्ट्रपति को उसमें क्षमादान करने की शक्तियाँ प्रदान हैं। और दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा जो भी शक्तियाँ प्रदान हैं, यदि उन्हें राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्तियों में प्रयोग करता है तो वह सैन्य न्यायालय शक्तियाँ होती हैं। और राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए कोई भी व्यक्ति को सजा की शक्तियों को माफ़ कर सकता है, सजा को माफ़ कर सकता है। और तीसरा है, लास्ट है दोस्तों, यदि पहले हम संघीय विधि को देख लेते हैं। संघीय विधि क्या है? जो संघ में अर्थात संसद द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, यदि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है, उनमें सज़ा प्रदान मिलता है, तो राष्ट्रपति उनकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है या पूर्ण तरीके से किसी भी प्रकार से अलग कर सकता है। और सैन्य न्यायालय द्वारा जो भी व्यक्ति को सज़ा मिलता है उसमें भी राष्ट्रपति कम कर सकता है सज़ा को या छूट दे सकता है किसी भी प्रकार से। और तीसरा है यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। यदि मृत्युदंड प्राप्त हो तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर सकता है, कम कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। अब दोस्तों, और इसमें तो अगर देखा जाए तो वैसे 5 प्रकार की शक्तियाँ और प्राप्त होती हैं।
जैसे क्षमादान की शक्तियाँ, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन तथा और विजाम आदि शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है, पर लेकिन वह आपको जरूरी नहीं है पढ़ना, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अन्य राष्ट्रपति की शक्तियों में। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ सैन्य शक्तियाँ दोस्तों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। और दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रपति युद्ध के समय में भी युद्ध की घोषणा करता है तथा युद्ध की शुरू करने की घोषणा करता है तथा समाप्ति की घोषणा करता है। शुरू तथा समाप्ति की घोषणा करता है। युद्ध के शुरू होने तथा समाप्ति की घोषणा करता है। दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। दोस्तों, राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियों में भी शक्तियाँ हासिल होती हैं, जैसे वित्तीय 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, जो 5 वर्ष का होता है। यह राज्य तथा संघ तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी राज्य से जो कर हासिल किए जाते हैं, संघ से जो कर हासिल किए जाते हैं, उनके बंटवारों संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वह राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रपति को आकस्मिक शक्तियाँ, आकस्मिक निधि से जो भी पैसे देने होते हैं, पारित करने होते हैं, उनमें भी राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हालांकि दोस्तों, आकस्मिक शक्तियों से संबंधित कितना उसमें पैसा रखना है, किस प्रकार से उसके नियम बनाने हैं, किस प्रकार से क्या करना है, यह सब राष्ट्रपति संसद बनाता है, पर लेकिन उसमें जो खर्च किए जाने हैं वह केवल राष्ट्रपति कर सकता है। संसद कानून बनाएगी, संसद नियम बना सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार से संसद उस पर खर्च नहीं कर सकती है। उसमें केवल राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त होती हैं, विशेष शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। आकस्मिक निधि की
अनुच्छेद 267 267 में चर्चा की गई है। आर्टिकल 267 में चर्चा की गई है आकस्मिक निधि की। दोस्तों, आर्टिकल 267 में चर्चा की गई है आकस्मिक निधि की। और दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, धन विधेयक। धन विधेयक दोस्तों, धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पारित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक को संसद में पारित किया जा सकता है। संसद में जो धन विधेयक पारित होता है वह सबसे पहले केवल लोकसभा में पारित किए जाते हैं। सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा निचली सदन में ही सबसे पहले धन विधेयक पारित किया जाता है। और इस कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा का अध्यक्ष निश्चित करेगा कि वह धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति पूर्व मिलती है तभी पारित किया जाता है। इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास जब संसद द्वारा पारित विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पारित किया जाता है। अब दोस्तों, हम आते हैं नेक्स्ट शक्तियों में। दोस्तों, हम नेक्स्ट शक्तियों में आते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, अध्यादेश राष्ट्रपति तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन न चल रहे हों। जब संसद के दोनों सदन लोकसभा निम्न सदन तथा राज्यसभा उच्च सदन न चल रहे हों, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास यह शक्तियां होती हैं कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, अर्थात कोई बिल पारित कर सकता है। यह बिल, दोस्तों ध्यान रखने की बात है, यह बिल संशोधन में पारित करने वाला नहीं हो सकता है। संविधान संशोधन में नहीं होता है पारित करने के लिए, संविधान संशोधन के लिए नहीं होता है। यह केवल तभी जारी हो सकता है जब दोनों सदन न चल रहे हों। दोस्तों, जब 6 महीनों के बाद या दूसरी जब बैठक होगी संसद की, चाहे लोकसभा हो या दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा की, उस स्थिति में अध्यादेश यदि जारी रखना है तो संसद के दोनों सदनों को उस पर अपना विचार करके अनुमति देना होगा।
यदि अनुमति नहीं देते हैं तो उस स्थिति में अध्यादेश रद्द हो सकता है। रद्द हो सकता है यदि संसद के दोनों बैठकों के उपरांत 6 सप्ताह में या 6 सप्ताह तक कोई भी विचार ना हो, कोई भी विचार अध्यादेश पर ना हो, तो उस स्थिति में अध्यादेश स्वयमेव नष्ट हो जाएगा। अब स्वतः ही अध्यादेश नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों, हम आते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। दोस्तों, वैसे तो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वह भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक हैं। लेकिन हम पूरा नहीं देखेंगे, केवल जो इम्पोर्टेंट हैं अभी उसी देखेंगे हम। अभी हम पूरा नहीं देखेंगे, हम इसको अलग लेक्चर में जब पढ़ाएंगे तब इसे हम पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं उनमें हम सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, 56, अनुच्छेद 360। दोस्तों, अनुच्छेद 352 है राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों, इसे राष्ट्रीय आपातकाल की संज्ञा दी जाती है। यह आपातकाल तभी ला सकता है जब युद्ध हो तथा बाहरी आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह हो तथा युद्ध। बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह तथा युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति जारी कर सकता है। वैसे तो दोस्तों, यह संसद की अनुमति के मिलने पर ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास यह शक्तियां हैं कि वह 352 का प्रयोग करके संसद की अनुमति मिलने पर, संसद की अनुमति के साथ 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। दोस्तों, अनुच्छेद 356 को
अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन संवैधानिक शासन, संवैधानिक शासन। राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, संवैधानिक शासन, राष्ट्रपति शासन, इसे 3 नामों से भी जाना जाता है। इसे 3 नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह केवल राज्य में, जब राज्य में राष्ट्रपति, राज्यपाल यह आदेश पारित करे, यह राष्ट्रपति से कहे कि राज्य में संवैधानिक शासन पूरी तरह बिखर चुकी है, पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। तब संसद के पास पूरी शक्तियां चली जाती हैं। तब संसद के पास पूरी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। इस स्थिति में राज्य में जो विधानमंडल है वह पूरी तरह स्थायी हो जाती है। केवल संसद ही उस समय कानून लागू कर सकती है, किसी भी प्रकार से नियम बना सकती है। दोस्तों, अब हम आते हैं अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति के जो अंतिम शक्तियां हैं आपातकाल के संबंध में, इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, जब राष्ट्रपति को यह लगे कि राष्ट्र में साख पर, वित्तीय स्थिरता पर किसी प्रकार से संकट हो, तब अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके राष्ट्रपति राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अभी तक एक भी बार वित्तीय शक्तियां प्रयोग करके राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। दोस्तों, अभी कोरोना काल में यह बहुत तेज़ी से मांग हो रही थी, चर्चा भी उठ रही थी कि राज्य में राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियां हैं अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल को लागू कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। अभी ऐसी कोई स्थितियां नहीं हैं कि राष्ट्रपति शासन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल राष्ट्र में लागू करें। अब दोस्तों, हम एक वित्तीय शक्तियाँ जब हम पढ़ा रहे थे इसके पहले फर्स्ट भी शुरुआत में, तो उसमें हमने वित्तीय शक्तियों में एक चीज़ छोड़ दिया है, उन्हें हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। बजट तो ऐसे संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। बजट BUDGET। दोस्तों, यह राष्ट्रपति की आज्ञा पर संसद में अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जारी किया जाता है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जिसे हम बजट भी कहते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और दोस्तों,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर अपने मित्रों के साथ अवश्य करें। धन्यवाद।